नमस्कार। परख के आज के अंक में हम वैश्विक न्याय के बारे में बातचीत करेंगे और इस संदर्भ में हम मुख्य रूप से जॉन रॉल्स के विचारों का अध्ययन करेंगे। आज की इस पूरी परिचर्चा में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से जॉन रॉल्स ने जो अपनी पहली पुस्तक में विचार दिए थे उसको वैश्विक स्तर पर लागू करने की बात कही गई, उसका क्या निहितार्थ है। उसके बाद हम द लॉ ऑफ पीपल्स में रॉल्स के द्वारा प्रस्तुत विचारों की चर्चा करेंगे, किस तरीके से वो इसमें दो तरह की ओरिजिनल पोजीशन की बात करते हैं और उसके बाद वो वैश्विक स्तर पर न्याय के लिए 8 सिद्धांत और 3 संस्थाओं की बात करते हैं। वो एक अलग तरह की कैटेगरी प्रस्तुत करते हैं वैश्विक स्तर की राजनीति के लिए, जिसे वे शालीन या डिसेंट हायरार्किकल सोसाइटीज़ की बात करती हैं, जो कहते हैं जो कि नॉन लिबरल सोसाइटीज़ होती हैं। उसके बाद वे जो गरीब देश हैं उनके मदद के लिए जो दायित्व होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। और ये सब बातें कहने के बाद हम कुछ वैश्विक न्याय की जो अवधारणा है जॉन रॉल्स की, उनकी आलोचनाओं पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे। वैश्विक न्याय की जब हम बात करते हैं तो इसका अर्थ यह है कि हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि विश्व के स्तर पर संसाधनों के वितरण के लिहाज से एक असमानता मौजूद है और उस असमानता से उबरने की, उससे आगे जाने की, उसको दूर करने की ज़रूरत है। जब जॉन रॉल्स की किताब अ थियरी ऑफ जस्टिस प्रकाशित हुई और उसकी बड़े पैमाने पर चर्चा हुई तो 1980 के दशक के आखिर में कुछ विद्वानों ने, जो कि जॉन रॉल्स से काफ़ी प्रभावित हैं, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत है उसे वैश्विक स्तर पर लागू किया जाना चाहिए। विशेष रूप से उन्होंने डिफरेंस प्रिंसिपल या भेदमूलक सिद्धांत पर जोर दिया, जिसका अर्थ यह निकलता है कि जो अमीर देश हैं उनसे कुछ संसाधनों को लेकर गरीब देशों में वितरित किया जाना चाहिए। अब जॉन रॉल्स के पास जब इस तरह के विचार पहुँचे तो उन्होंने खुद इन विचारों को पसंद नहीं किया, क्योंकि उनका यह मानना था कि उन्होंने अ थियरी ऑफ जस्टिस में जस्टिस का जो सिद्धांत दिया है वह मुख्य रूप से एक वेल ऑर्डर्ड सोसाइटी के लिए है और वो एक राष्ट्र राज्य के भीतर की संकल्पना है और इसे वैश्विक स्तर पर लागू नहीं किया जाना चाहिए। 1995 के बाद जॉन रॉल्स की तबीयत खुद ख़राब रहने लगी थी, लेकिन इसके बावजूद उनके मन में हमेशा से ही यह विचार रहा कि वे वैश्विक न्याय की संकल्पना को लेकर एक पुस्तक लिखेंगे और 1999 में जाकर यह पुस्तक प्रकाशित हुई, जिसका शीर्षक है द लॉ ऑफ पीपल्स। द लॉ ऑफ पीपल्स अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है, क्योंकि इसमें जॉन रॉल्स अ थियरी ऑफ जस्टिस में प्रस्तुत अपने न्याय के सिद्धांत से आगे जाते हैं और वे यह बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें न्याय की व्यवस्था करनी चाहिए। अब जॉन रॉल्स खुद अपनी इस कृति को एक रियलिस्ट यूटोपिया की संज्ञा देते हैं। रियलिस्ट यूटोपिया से उनका तात्पर्य यह है कि इस पुस्तक में बहुत सारी बातें जो कही गई हैं वे जो यथार्थ की दुनिया है, जो वास्तविक दुनिया है, उसके करीब हैं, लेकिन फिर भी वे पूरी तरीके से उसको प्रदर्शित नहीं करती हैं। तो एक तरीके से वो यूटोपिया के रूप में भी हैं। अब इसमें वो पीपल्स की परिकल्पना प्रस्तुत करते हैं, जिसके लिए हिंदी में हम जन शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पीपल की जो उनकी पूरी परिभाषा है वह यह है कि ये ऐसे लोगों का एक समूह होता है जो कि अपनी संस्कृति के कारण, अपनी परंपरा के कारण, सगोत्रता से, भाषा के स्तर से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो एक ऐसा समूह जो कि पारंपरिक रूप से एक तरीके का जीवन दर्शन, विश्व दृष्टि अपनाता रहा है, उसे वो पीपल्स के रूप में परिभाषित करते हैं। अब इसका अर्थ यह है कि यह पूरी तरीके से एक राष्ट्र राज्य की सीमा के भीतर नहीं है। कई बार यह हो सकता है कि एक पीपल के पास अपना राष्ट्र राज्य ना हो और वे राष्ट्र राज्य के भीतर एक खास तरीके से अपने जीवन की परिकल्पना प्रस्तुत करते हों या अपने जीवन को आगे बढ़ाने का स्वप्न देखते हों, जो कि कई बार उस राष्ट्र राज्य की जो अवधारणा है उससे विरोधाभासी भी हो सकता है। लेकिन जो मुख्य बात हमें समझने की आवश्यकता है इस पूरे पीपल्स की संकल्पना के बारे में, वह यह कि रॉल्स की का जो ये पूरा विचार है उसकी परिभाषा रॉल्स जिस रूप में प्रस्तुत करते हैं और उसका वो जिस रूप में वर्णन करते हैं
उसे हम अपनी समझ को आगे बढ़ाने के लिए या उसे अच्छी तरीके से समझने के लिए हम राष्ट्र राज्य या नेशन स्टेट के करीब मान सकते हैं, हालांकि वो पूरी तरीके से नेशन स्टेट की तरह नहीं है। अब रॉल्स यह कहते हैं कि जो पीपल्स हैं, अलग अलग जो पीपल हैं, वो उसमें जो एक वेल ऑर्डर्ड सोसाइटीज़ को मानने वाले हैं, जो लिबरल सिद्धांतों को मानने वाले हैं, वे आपस में बैठकर वैश्विक स्तर पर किस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए उसकी परिकल्पना करते हैं। लेकिन रॉल्स इस पूरी परिकल्पना को बनाने से के दौरान दो तरह की ओरिजिनल पोजीशन की कल्पना करते हैं। अगर आप लोगों को याद होगा तो अ थियरी ऑफ जस्टिस में भी रॉल्स ने ओरिजिनल पोजीशन की संकल्पना का सहारा लिया था, जिसमें कि लोग अपनी वास्तविक स्थिति से अलग हटकर न्याय के सिद्धांतों पर विचार करते हैं। तो जो पहला ओरिजिनल पोजीशन होता है, उसमें सभी लिबरल पीपल के लोग अपने यहाँ की व्यवस्था के बारे में सिद्धांतों का चयन करते हैं, जो मोटे तौर पर अ थियरी ऑफ जस्टिस में प्रस्तुत न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होता है। उसके बाद जो दूसरा ओरिजिनल पोजीशन होता है, उसमें लोग अलग अलग देशों के प्रतिनिधि के रूप में बैठते हैं, यानी कि हर पीपल से, मैं बार बार देश शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन जैसे मैंने कहा कि दोनों को हम थोड़ा करीब मान सकते हैं, तो हर पीपल से कुछ लोग यहाँ आते हैं, वो बैठते हैं और न्याय के सिद्धांतों पर विचार करते हैं। अब ये जो दूसरा ओरिजिनल पोजीशन होता है, उसमें जो पीपल्स के लोग होते हैं, उन्हें अपने देश की भौगोलिक स्थिति या उसकी ताकत का अंदाज़ा नहीं होता है। अब ऐसी स्थिति में जब वो वैश्विक न्याय के सिद्धांतों पर विचार करते हैं, तो रॉल्स के अनुसार वे 8 तरीके के सिद्धांतों पर सहमत होते हैं और इसके साथ ही वे 3 संस्थाओं को बनाने की बात भी स्वीकार करते हैं। रॉल्स के अनुसार जो उदारवादी पीपल्स हैं, वो जिन 8 सिद्धांतों का चुनाव करते हैं, वो इस प्रकार से हैं। पहला, पीपल्स स्वतंत्र हैं और अन्य पीपल्स द्वारा उनकी आज़ादी की इज्जत की जाती है। दूसरा, ये सभी पीपल्स समझौते और वायदों का पालन करते हैं। तीसरा, पीपल्स समान होते हैं और वे खुद पर लागू होने वाले समझौतों का एक पक्ष होते हैं। चौथा, पीपल्स गैर हस्तक्षेप या नॉन इंटरवेंशन के कर्तव्य का पालन करते हैं। इसका अर्थ है कि एक पीपल्स दूसरे के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी नहीं देगा। पांचवा, पीपल्स को आत्म सुरक्षा का अधिकार है, लेकिन उन्हें आत्मरक्षा के अलावा किसी भी अन्य कारण से युद्ध छेड़ने का अधिकार नहीं है। छठा, हर पीपल्स को मानव अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। सातवां, युद्ध के दौरान पीपल्स कुछ निश्चित प्रतिबंधों का पालन करते हैं। आठवां, पीपल्स का यह दायित्व है कि वे ऐसे अन्य पीपल्स की सहायता करें जो बुरी स्थिति में हैं, जिसके कारण वे एक न्यायपूर्ण या डिसेंट मर्यादित राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो पूरी अवधारणा है अलग अलग सिद्धांतों की, उसके माध्यम से रॉल्स एक न्यायपूर्ण वैश्विक व्यवस्था स्थापित करने की परिकल्पना रखते हैं। और इसके अलावा जॉन रॉल्स यह कहते हैं कि जो दूसरी ओरिजिनल पोजीशन है, उसमें लोग कुछ इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी फैसला करते हैं। और ये इंस्टीट्यूशंस जो होता है, उसमें पहला इंस्टीट्यूशन ऐसा होता है जो कि एक जस्ट ट्रेड या न्यायपूर्ण व्यापार को सुनिश्चित करता है। दूसरा जो होता है वो कोऑपरेटिंग बैंकिंग सिस्टम, जिसमें कि देश अपनी आवश्यकता या पीपल्स अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उधार ले सकते हैं। और तीसरी संस्था जो होती है वो काफ़ी हद तक संयुक्त राष्ट्र संघ जो भी है, यूनाइटेड नेशंस, उसकी तरह होती है। और वे रॉल्स जो हैं वे इसे कन्फेडरेशन ऑफ पीपल्स की संज्ञा देते हैं। इसके बाद रॉल्स ने मर्यादित या डिसेंट हायरार्किकल पीपल्स की भी एक संकल्पना प्रस्तुत की है। ये जो डिसेंट हायरार्किकल पीपल की पूरी संकल्पना है, उसमें इनका यह मानना है कि उनके भीतर कुछ खास तरीके के बुनियादी तत्व होने चाहिए। और रॉल्स यह कहते हैं कि ऐसे डिसेंट पीपल्स को भी जो पूरी वैश्विक न्याय की व्यवस्था है उसमें शामिल किया जा सकता है। रॉल्स के मुताबिक वे जो डिसेंट हायरार्किकल पीपल्स हैं, उनके भीतर 4 तरीके की विशेषताएं जरूर मौजूद होनी चाहिए। पहला, ऐसे जो पीपल्स हैं उनके आक्रामक नहीं होना चाहिए और उन्हें अपना काम इस तरीके से करना चाहिए जो कि दूसरे सोसाइटीज़ के लिए या दूसरे पीपल्स के लिए सम्मानजनक हो, शांतिपूर्ण हो। दूसरा,
इस तरीके के पीपल्स कानून की व्यवस्था और न्याय के विचार को सभी सदस्यों के जो बुनियादी अधिकार होते हैं उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। यानी कि ऐसे पीपल्स में जो न्याय का विचार होता है वो इस तरीके का होना चाहिए जिससे हर सदस्य के बुनियादी अधिकारों की सुरक्षा हो। इसे कम से कम हर किसी के जीवन के अधिकार यानी जीविका और सुरक्षा के अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार अर्थात दासता और अंतःकरण की पराधीनता से मुक्ति, व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार और औपचारिक समानता के अधिकार को मान्यता देनी चाहिए। और रॉल्स ये मानते हैं कि जो उदारवादी और गैर उदारवादी यानी कि डिसेंट हायरार्किकल पीपल्स होते हैं, दोनों को ही इस तरीके के अधिकारों को मान्यता देनी चाहिए। तीसरा, जो डिसेंट हायरार्किकल पीपल होते हैं उन्हें एक ऐसी व्यवस्था अपनानी चाहिए जिसमें कानूनी व्यवस्था का प्रशासन करने वाले लोगों को यह विश्वास हो कि कानून में एक तरीके का कॉमन गुड शामिल है। और चौथा, जो शालीन पीपल होते हैं उनमें एक विचार विमर्श का डिसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल हायरार्की जरूर होना चाहिए जिसमें कि सभी सदस्यों के महत्वपूर्ण हितों को स्थान दिया जाए। और इस संदर्भ में वे एक कजाकिस्तान की परिकल्पना प्रस्तुत करते हैं एक डिसेंट हायरार्किकल सोसाइटी के उदाहरण के रूप में। कजाकिस्तान कोई ऐसा देश नहीं है जो वास्तविक अर्थों में इस दुनिया में मौजूद है, बल्कि वह एक ऐसे देश के रूप में है जो कि काफ़ी हद तक जो डिसेंट हायरार्किकल पीपल्स की जो परिकल्पना रॉल्स प्रस्तुत करते हैं उसको पूरा करता है। और ये उन विशेषताओं को अपने पास रखता है जिसकी परिकल्पना रॉल्स ने नॉन लिबरल हायरार्किकल बट डिसेंट जो सोसाइटी उनकी है उसमें वो शामिल करते हैं। यानी कि यहाँ पर लोगों के कुछ बुनियादी अधिकारों को मान्यता दी जाती है, उनके संपत्ति अधिकार को मान्यता दी जाती है, जीविका के अधिकार को मान्यता दी जाती है, अपने धर्म को मानने के अधिकार को मान्यता दी जाती है। और यहाँ पर एक तरीके से जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है उसमें हायरार्की भी मौजूद है। रॉल्स इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि हम यह उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि इस दुनिया में जितने अलग अलग तरह के पीपल्स हैं वो सभी उदारवादी मूल्यों को अपनाएं। ऐसी स्थिति में यदि कुछ पीपल्स ऐसे हैं जो खुद को नॉन लिबरल या गैर उदारवादी मानते हैं और अपने ख़ास तरीके से सामुदायिक जीवन को जीना चाहते हैं, तो उन्हें भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में शामिल किया जाना चाहिए और उन्हें भी यह मौका दिया जाना चाहिए कि वे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। यानी कि जो नॉन लिबरल डिसेंट सोसाइटीज़ हैं या डिसेंट पीपल्स हैं उन्हें हमेशा ही शक की निगाह से देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लिबरल नहीं हैं। तो इस लिहाज से एक लिबरल प्रिंसिपल को मानने वाले व्यक्ति के रूप में या एक लिबरल देश में रहने वाले व्यक्ति के रूप में जॉन रॉल्स एक तरह की उदारता दिखाने की वकालत करते हैं जिसमें वे अपने जैसे जो समाज नहीं हैं उन्हें भी व्यवस्था में लाने की बात करते हैं। रॉल्स की इस जो वैश्विक न्याय की संकल्पना है उसका एक महत्वपूर्ण आयाम इस बात से जुड़ा हुआ है कि क्या वे इस बात को मानते हैं कि जो अमीर देश हैं या जो अमीर पीपल्स हैं उन्हें गरीब पीपल्स की मदद करनी चाहिए। और मैं इस बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि असल में यही वो मुद्दा था जिसके आधार पर जॉन रॉल्स ने अपने अ थियरी ऑफ जस्टिस को वैश्विक स्तर पर लागू करने के विचारों को नकार दिया था। और रॉल्स यहाँ भी इस बात को कहते हैं कि अगर दो तरह के पीपल्स हैं जो कि एक ख़ास तरीके के बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि वाले हैं और दोनों के पास बराबर संसाधन हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि एक पीपल्स के लोग ज़्यादा मेहनत करके संपन्न बन जाते हैं तो दूसरे पीपल्स के लोगों को यह मांग करने का अधिकार नहीं है कि जो अमीर पीपल्स है वो या पीपल है वो उनकी मदद करें। तो इस लिहाज से अगर आपको याद हो तो मैंने यह बताया था कि रॉल्स के सिद्धांत में कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स, आंतरिक कमियां हैं। तो यहाँ पर जब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्याय की बात करते हैं तो वो इस इंटरनल प्रॉब्लम से उबरने की कोशिश करते हैं और वो ये कहते हैं कि अगर दो तरीके के पीपल्स बराबर स्थिति से शुरुआत कर रहे हैं तो जो पीपल्स गरीब रह जाते हैं उन्हें दूसरों से किसी तरह की मदद की अपेक्षा या एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। और इसके साथ ही वो ये बोलते हैं कि यदि कोई ऐसा पीपल है
या ऐसे कुछ पीपल्स हैं जो कि गरीब हैं, क्योंकि उनके यहाँ संस्थाओं का विकास नहीं हुआ है, शिक्षण संस्थाएं अनुपस्थित हैं, लोकतंत्र से जुड़ी हुई संस्थाएं जो हैं वो सही तरीके से विकसित होकर सामने नहीं आ पाई हैं। तो ऐसी स्थिति में जो डेवलप्ड पीपल्स हैं उन्हें एक बार, सिर्फ एक बार इन अंडर डेवलप्ड या अनडेवलप्ड पीपल्स की मदद करनी चाहिए, ताकि वे अपने यहाँ कुछ संस्थाओं का निर्माण कर पाएँ। रॉल्स या साफ तौर पर मानते हैं कि किसी देश का या पीपल्स का संपन्न होना या संपन्न ना होना वहाँ की राजनीतिक संस्कृति, लोगों के भीतर मेहनत करने की प्रवृत्ति और एक जिजीविसा यानी कि लगातार काम करते रहने की जो इच्छा होती है और आगे बढ़ने की जो एक अंदर से आवाज़ आती है, उस पर निर्भर करती है। तो ऐसा है कि अगर कोई पीपल्स गरीब है तो हमें यह भी देखना होगा कि क्या वह इसलिए गरीब है क्योंकि वहाँ के लोग मेहनत नहीं करना चाहते, वहाँ के नेता भ्रष्ट हैं, वहाँ के जो अलग अलग तरीके की सामाजिक परंपराएं हैं वो उन्हें वहाँ आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। और अगर ऐसी स्थिति है तो हमें अमीर पीपल्स से यह अपेक्षा, यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो लगातार गरीब पीपल्स की मदद करें। तो इस लिहाज से रॉल्स इस बात को पूरी तरीके से नकारते हैं कि जो अमीर पीपल्स हैं उनका कोई ऐसा दायित्व है कि वो गरीब पीपल्स की लगातार मदद करें। मोटे तौर पर जो जॉन रॉल्स का यह सिद्धांत है वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी व्यवस्था लाने की बात करता है जिसमें कि लिबरल और नॉन लिबरल सोसाइटीज़ एक साथ अस्तित्व में रह सकें, जिसमें कि कुछ खास तरीके के सिद्धांत हैं जिसका कि सभी देश पालन करें, कुछ बुनियादी संस्थाएं हैं जो इस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का नियमन कर सकती हैं। लेकिन रॉल्स के इस सिद्धांत की कई महत्वपूर्ण खामियां भी हैं और इन महत्वपूर्ण खामियों की तीखी आलोचना भी की गई है। विशेष रूप से यह सवाल उठाया गया है कि जिस तरीके से रॉल्स यह कहते हैं कि अगर एक पीपल या अगर अपनी सुविधा के लिए हम एक देश के रूप में लें, अगर वह गरीब है तो उसे सिर्फ एक बार मदद दिया जाना चाहिए अपने संस्थाओं को बनाने के लिए और हर बार मदद देने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो यह विचार अपने आप में बहुत आकर्षक नहीं लगता है, क्योंकि रॉल्स सीधे तौर पर यह मान लेते हैं कि किसी देश के या किसी पीपल के गरीब होने में बुनियादी रूप से वहाँ की राजनीतिक संस्कृति, लोगों के काम करने या ना करने की प्रवृत्ति जिम्मेदार होती है। लेकिन हकीकत यह है कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में और उसके पहले भी अगर कोई देश गरीब है तो उसका बड़ा कारण यह रहा है कि जो संपन्न पीपल या संपन्न देश हम जिन्हें कह सकते हैं, उन्होंने लगातार इन गरीब देशों का शोषण किया है। और इस लिहाज से हम यह नहीं मान सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ किसी देश की अपनी राजनीतिक संस्कृति और वहाँ के लोगों की कार्य संस्कृति ही उस देश के गरीब होने का कारण होती है। अक्सर शोषण के कारण भी अधिकांश देश या अधिकांश पीपल गरीब होते हैं। ऐसी स्थिति में रॉल्स द्वारा यह कल्पना करना सही नहीं प्रतीत होता है कि जो गरीब देश हैं उन्हें सिर्फ एक बार मदद दी जानी चाहिए। दूसरे स्तर पर रॉल्स जब ओरिजिनल पोजीशन की कल्पना करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की व्यवस्था को निर्मित करने के लिए, तो यह बात समझ से परे है कि अगर ओरिजिनल पोजीशन में बैठे देशों के प्रतिनिधियों पर कुछ खास तरीके के प्रतिबंध लगे हैं, मिसाल के तौर पर उन्हें अपने देश की भौगोलिक स्थिति का अंदाज़ा नहीं है, उन्हें यह अंदाज़ा नहीं हो कि वे किस देश के निवासी हैं और वे मैक्सिमम प्रिंसिपल के आधार पर ही काम करें, तो आखिर वे ऐसा कोई सिद्धांत क्यों नहीं चुनेंगे जिससे कि अगर वो गरीब देश हैं तो उन्हें अमीर देशों से लगातार सहायता मिल सके। तो इस लिहाज से जो रॉल्स दूसरी ओरिजिनल पोजीशन के आधार पर जिन निष्कर्षों पर पहुंचते हैं, वे निष्कर्ष बहुत ही तर्कसंगत प्रतीत नहीं होते हैं, बहुत ही रैशनल नहीं लगते हैं और ऐसा लगता है कि रॉल्स एक खास तरीके की सोच को स्थापित करना चाहते हैं और उसी के माध्यम से वे अपने सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं और वे चाहते हैं कि इन सिद्धांतों के माध्यम से वो व्यवस्था कायम हो जिसे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए सही मान रहे हैं। टॉमस पोगे ने जॉन रॉल्स के सिद्धांतों की आलोचना करते हुए अपने न्याय के सिद्धांत को, वैश्विक न्याय के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। वैश्विक न्याय के उनके सिद्धांत में का जो एक बड़ा आयाम है
उसमें इस बात को रेखांकित करना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो तरह की संस्थाएं जो होती हैं, एक व्यापार से जुड़ी संस्था होती है और दूसरा जो उधार देने वाली जो संस्था होती है, इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और कई बार ये कई सारे देशों की जो आंतरिक स्थिति होती है उनको गहराई से प्रभावित करती है। क्योंकि अगर अमीर देशों को किसी गरीब देश के संसाधन चाहिए होते हैं तो वे उन गरीब देशों में तानाशाही शासन को भी बढ़ावा दे देते हैं और उन तानाशाहों को कई बार उधार भी, कर्ज भी दे दिया जाता है, जिससे कि आखिरकार वो जो गरीब देश होता है वो और ज़्यादा गरीब हो जाता है। मोटे तौर पर पोगे यह कहना चाहते हैं कि वैश्विक स्तर पर अगर गरीबी कायम है तो वो इसलिए कायम है क्योंकि संपन्न देशों के लोग अपनी स्वार्थों की, या संपन्न देशों की सरकारें अपने स्वार्थों की को पूरा करने के लिए इन देशों को गरीब रखना चाहती हैं। पोगे यह प्रस्ताव रखते हैं कि असल में अगर हम यह देखें कि जो वैश्विक स्तर पर संपन्न देशों की जो आमदनी है उसका सिर्फ 1% हम उसको लें और उसका इस्तेमाल इस लिहाज से करें कि हमें वैश्विक दुनिया की गरीबी, वैश्विक स्तर की गरीबी दूर करनी है, तो उससे वैश्विक स्तर की गरीबी को काफ़ी हद तक दूर किया जा सकता है। हालांकि पोगे के विचारों की भी अपनी कई सीमाएं हैं। जो सबसे बड़ी सीमा है वह यह है कि पोगे के पूरे चिंतन में जो वेस्ट है, जो पश्चिम के जो देश हैं वही केंद्रित हैं और उन्हीं के बीच में एक विचार विमर्श मानो चल रहा है कि किस तरीके से जो गरीब देश हैं उनकी गरीबी दूर की जाए। तो इसमें जो गरीब देश हैं वहाँ के जो लोग हैं उनकी एजेंसी, उनके सोचने समझने की क्षमता, उनके विचारों को कोई ख़ास महत्व नहीं दिया गया है। वो एक तरीके से अनुपस्थित हैं, एब्सेंट हैं। और इसके अलावा अगर हम वैश्विक न्याय के पूरे विमर्श को देखें तो वैश्विक न्याय का पूरा विमर्श पश्चिम से जिस रूप में उभर कर सामने आ रहा है, नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थियरी के बड़े सिद्धांतकारों के द्वारा, मसलन रॉल्स और पोगे, वह काफ़ी हद तक वेस्टर्न लोगों के बीच का डिबेट लगता है, उनके बीच का वाद विवाद लगता है और यही इसकी एक बुनियादी खामी भी बन जाती है। और जॉन रॉल्स यहाँ पर मोटे तौर पर एक ऐसे सिद्धांतकार के रूप में सामने आ जाते हैं जिनके लिए लिबरल वैल्यूज सर्वोच्च हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉन लिबरल लोगों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके भीतर एक तरह की यह समझ भी बसी हुई है कि अगर लिबरल पीपल्स बहुत ज़्यादा विकसित हैं तो वो इसलिए विकसित हैं क्योंकि शायद वो ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि शायद उनका पॉलिटिकल कल्चर अच्छा है, क्योंकि शायद उनका वर्क कल्चर अच्छा है। तो एक तरीके से वेस्टर्न सेंट्रिक थिंकिंग काफ़ी उभर कर रॉल्स के वैश्विक न्याय की संकल्पना में आती है। लेकिन जो इसका महत्व है रॉल्स के पूरे सिद्धांत का, वह एक तरीके की इस स्वीकारोक्ति में छिपा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ लिबरल वैल्यूज़ वाले पीपल्स या देश इस दुनिया में नहीं रह सकते हैं और उन्हें अपने आप को इतना उदार बनाना होगा कि वे दूसरे तरीके के पीपल्स को भी स्वीकार करें, उनके अस्तित्व को भी मानें और एक साथ रहकर विश्व में शांति स्थापित करने की कोशिश करें। मेरी ये कोशिश रही है इस पूरी चर्चा में कि मैं आपके सामने जॉन रॉल्स को केंद्र में रखते हुए वैश्विक न्याय की उनकी विचारों को सामने रख सकूं, उनके कुछ आलोचनाओं को सामने रख सकूं। आपके अगर कुछ सवाल हों तो आप वो सवाल सामने रख सकते हैं। निश्चित रूप से इस छोटे से वीडियो में हम इस विचार के सारे आयाम को तो नहीं समेट सकते हैं, लेकिन हमारी यह कोशिश है कि आप इन मुद्दों पर एक तरीके से अपनी समझ बनाएं, अपने प्रश्न खड़े करें और आगे अध्ययन की दिशा में आप बढ़ें। परख के इस अंक में मैं यहीं विराम लेता हूं। अगले अंक में हम मिलेंगे और एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार। कितना मिनट हुआ?